कोंका ला पास। कोंका ला हिमालय में एक चोटी का नाम है। यह चोटी भारत और चाइना के बीच के मतभेद का क्षेत्र है, जिसका उत्तर पूर्व का हिस्सा चाइना के अधीन है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, और दक्षिण पश्चिम का भाग जो भारत के अधीन है उसे लद्दाख कहा जाता है। यह क्षेत्र दुनिया का सबसे कम खोजा गया है और जिसको लेकर दोनों देशों के बीच सहमति हुई है कि दोनों में से कोई भी देश इस क्षेत्र पर अपना हक नहीं जताएगा। काफी लंबे समय से ये यूएफओज का बेस माना जाता है और जिसे मैं कुछ तथ्य देकर आज साबित करने की कोशिश करूंगा उन घटनाओं को लेकर जो यहाँ पर घटित हुई हैं। सन 2004 में लाहौल स्पीति के भूभाग में एक विचित्र घटना घटी। यहाँ पर भूविज्ञानिकों ने एक यूएफओ यानी उड़न तश्तरी को देखने का दावा किया और इस टीम ने वीडियो भी बनाई जिसमें कि एक रोबोट जैसी आकृति जो कि लगभग 4 फुट लंबी थी चोटी पर चल रही थी और जो अचानक से ऊपर आसमान की ओर उड़ती है और गायब हो जाती है। 1 अगस्त और 15 अक्टूबर 2012 के बीच इंडो तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवानों ने एक यूएफओ को देखा जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में थी और पुलिस फोर्स ने लगभग 100 से ज़्यादा उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उड़न तश्तरियों को देखना लगभग एक आम बात है। सितंबर 2012 में इंडियन आर्मी के जवानों ने लगभग 160 किलोमीटर लंबी रिबन के आकार की वस्तु देखी जो कि पंगोंग झील के ऊपर चमक रही थी। ऐसा देखते ही आर्मी के जवानों ने अपने रडार में उस वस्तु को देखना चाहा, पर वो रडार में डिटेक्ट नहीं हो सकी, जिससे आर्मी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह वस्तु धातु की तो नहीं बनी है। आर्मी के जवानों ने उस वस्तु का पीछा करने के लिए अपना ड्रोन भी छोड़ा, पर कुछ पल के भीतर ही वो वस्तु आंखों से ओझल हो गई और ड्रोन की भागम भाग भी खाली गई। जिन लोगों ने इस क्षेत्र में यूएफओ की लैंडिंग के बारे में बताया है, उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने जमीन से उभरते हुए यहाँ पर अनेकों यूएफओस देखे हैं और वहाँ के निवासी ये भी मानते हैं कि दोनों देशों की सरकारों ने घटनाओं के बारे में काफी कुछ जानकारी अपने पास समेट कर रखी हुई है। ज्ञानगंज यह एक योगाश्रम है। इस योगाश्रम का पुराना नाम इंद्र भवन था। यह आश्रम स्वामी ज्ञानंद परमहंस के द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था और नए नाम के साथ इसका फिर से संचालन कराया गया था। इस आश्रम के पेरीमीटर या परिधि कुल 160 किलोमीटर की है जो कि तिब्बत के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इस आश्रम का पुनर्निर्माण लगभग 700 साल पहले हुआ था। माना जाता है कि यहाँ पर रहस्यमय अमर लोग रहते हैं जो कि बाहरी दुनिया से छुपे हुए हैं। माना जाता है कि ज्ञानगंज पुराने समय से छलावरण में रहता है और जो कि आज तक की उन्नत टेक्निक की सैटेलाइट के द्वारा भी खोजा नहीं जा सका है। हिमालय की घाटियों में बसे ज्ञानगंज अमर लोगों का घर माना जाता है और कहा जाता है ज्ञानगंज एक अलग ही डायमेंशन में स्थित है। तिब्बत की मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज को शंभाला भी कहा गया है। कुछ पुरानी बौद्धिक ग्रंथ के हिसाब से शंभाला को खोजने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जो निर्देश हैं वो बहुत ही अस्पष्ट है। माना जाता है कि केवल एक परम योगी ही इस रास्ते पर जा सकता है। यह साम्राज्य हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों में छुपा हुआ है जहां केवल सिद्धि प्राप्त मनुष्य ही जा सकता है और या जो इस साम्राज्य को देखने के काबिल है वही इस साम्राज्य को देख सकता है। माना जाता है कि जब दुनिया में युद्ध और लालच अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब शंभाला से 25वें राजा का उदय होगा और वो दुनिया को एक नए और बेहतर युग की ओर लेकर अग्रसर करेगा। बहुत लंबे अरसे से इस जगह को खोजने की कोशिशें की जा रही हैं, पर आज तक किसी को भी इस जगह के बारे में कोई संकेत नहीं मिला है। और यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जर्मन लोगों ने भी इस जगह को खोजने का बहुत प्रयास किया है, पर वो भी इस काम में विफल रहे हैं। जोधपुर बूम। बात 18 दिसंबर 2012 की है, लगभग सुबह के 11:30 बजे की, जब जोधपुर के लोगों ने आसमान में एक बहुत ही जोरदार आवाज सुनी। आवाज इतनी जोर से थी कि लोगों को लगा कि उनके कानों के पर्दे फट गए हों। यह आवाज ऐसी लगी मानो कोई जेट प्लेन बहुत तेजी से बहुत शोर करता हुआ निकला हो। अक्सर जब फाइटर प्लेन ध्वनि की आवाज या स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस करते हैं
तो इसे सोनिक बूम कहा जाता है। पर जो यह आवाज जोधपुर के लोगों ने सुनी थी, यह सोनिक बूम के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज और गहरी थी। इस घटना को पृथ्वी के अंत का दिन मान लिया गया, क्योंकि पहले ही मीडिया में बहुत खबरें फैली थी कि माया सभ्यता के अनुसार दिसंबर 2012 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। साथ में यह बात भी आग की तरह तेजी से फैलने लगी कि शायद ये आवाज एयरफोर्स के नए जहाज की थी और शायद आर्मी के गोदाम में रखा असले बारूद में आग लग गई होगी और जिससे यह इतना जोरदार धमाका हुआ है। पर आर्मी के डिफेंस स्पोक्स पर्सन कॉलोनल SD गोस्वामी ने मीडिया में बताया कि उनके गोदाम में कोई धमाका नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया सोनिक बूम की वजह से भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे जहाजों का इस्तेमाल जो कि सोनिक बूम पैदा करते हैं उन क्षेत्रों के पास नहीं किया जाता जिसके आसपास आबादी हो। उन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु हवा में उड़ रही हो और उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए तो सोनिक बूम होता है। यह जो जानकारी मिलिट्री ने दी उससे यह तो साफ हो गया कि यह कोई मिलिट्री एक्सप्लोजन या सोनिक बूम की वजह से हुआ धमाका नहीं था। पर फिर बात इस बात पर अड़ जाती है, अगर ये कोई इस तरह का धमाका नहीं था तो ये क्या था। पर भारत ही ऐसा देश नहीं था जहां यह घटना घटित हुई। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी यही घटना देखने को मिली। इस वजह का आज तक कोई पता नहीं चला कि यह धमाके क्यों हुए थे। इन धमाकों की आवाज भारत के साथ साथ इन निम्नलिखित शहरों में भी हुई थी। एलिया घोस्ट लाइट्स वेस्ट बंगाल में देखी गई यह रोशनी भूतिया मानी जाती है। कहा जाता है कि जो इस रोशनी को देख लेता है वो जिंदा नहीं बच पाता। बंगाल की दलदल वाले इलाके में देखी जाने वाली यह रोशनी जिसको एक बार दिख जाती है तो माना जाता है कि उस इंसान की मौत पक्की है। बंगाल के लोगों का मानना है कि जो मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं और जिनकी मौत हो जाती है उनकी आत्माओं को इन रोशनी के पीछे का कारण बताया जाता है। कुछ का मानना है कि जो इनको एक बार देख लेता है वो या तो मर जाता है, दिमागी तौर पर पूरा पागल हो जाता है और भूख प्यास ना लगने से उसकी भी जल्द ही मौत हो जाती है। इन जादुई रोशनियों को केवल भारत में ही नहीं बाहर के देशों में भी देखा गया है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग जगह पर इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया भी जाता है। पर अब इस घटना के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क दिया जा रहा है कि इन रोशनियों का क्या कारण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रोशनी गैसों के आयनीकरण की वजह से होती है। गैस जैसे डाइफोस्फेन और मीथेन जो कि जैविक पदार्थों से निकलती है और वो जैविक पदार्थ दलदल में मरे हुए इंसानों के शरीर होते हैं। यह गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाती है और आयनीकरण की वजह से इनमें से रोशनी निकलती है। और इस रोशनी में चमकीलापन इसलिए होता है क्योंकि इसमें अलग अलग गैसें होती हैं और सबकी अपनी